हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूं एमसीक्यू क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर नंबर 2 ऑफ योर पार्ट बी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ये एमसीक्यू क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं आपकी लेटेस्ट ईएस ग्रेवाल बुक 2021 में से। एमसीक्यू से रिलेटेड प्रीवियस चैप्टर्स की वीडियोस भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड की हुई है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो उनका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा। और अगर अभी तक आपने कुणाल कुमार क्लासेस का ऐप भी डाउनलोड नहीं किया तो उसे भी जाके आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर नंबर 2। सबसे पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या ऑब्जेक्टिव नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का? टू जज द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द फर्म, क्या ये ऑब्जेक्टिव है इसका? यस, बिल्कुल है। टू जज शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ फर्म, यस, ये भी बिल्कुल इसका ऑब्जेक्टिव है। टू जज रीजन फॉर चेंज इन प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म, क्या ये भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का ऑब्जेक्टिव है? बिल्कुल है। उसके बाद लास्ट है टू जज द वेरिएशन इन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस ऑफ द बिजनेस फॉलोड बाय डिफरेंट एंटरप्राइजेस। ये ऑब्जेक्टिव नहीं होता फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का। मेनली फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जो हम करते हैं वो फाइनेंशियल हेल्थ को देखने के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी को देखने के लिए, लिक्विडिटी को देखने के लिए, इन सब के लिए करते हैं। तो फर्स्ट का आंसर होगा हमारे पास डी। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। फ्रॉम दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्रेडिटर्स आर इंटरेस्टेड टू नो। क्रेडिटर्स किस चीज में इंटरेस्टेड होते हैं? क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिन्होंने आपको पैसा दिया उधार, उन्हें बस इस चीज में इंटरेस्ट होता है कि आप उनका पैसा टाइम से रीपे कर पाएंगे या नहीं रीपे कर पाएंगे। तो मेनली इसको कहते हैं लिक्विडिटी। तो ऑप्शन है हमारे पास लिक्विडिटी, प्रॉफिट, एफिशिएंसीज और शेयर कैपिटल। तो जो क्रेडिटर्स है वो हमारे इंटरेस्टेड होते हैं लिक्विडिटी के अंदर। तो सेकंड का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। While preparing common size balance sheet, each of the balance sheet is expressed as percentage of। अब आपका ये सेपरेट चैप्टर है कॉमन साइज स्टेटमेंट और कंपैरेटिव स्टेटमेंट। हालांकि ये इस बार आपके टर्म 1 में नहीं है, ये आपके टर्म 2 में है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन इस तरीके का आना नहीं चाहिए, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। जो हम कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाते हैं उसके अंदर हम टोटल एसेट्स या टोटल लायबिलिटीज को 100% एज्यूम करते हैं। तो थर्ड का ऑप्शन होगा हमारे पास। जो हम कंपैरेटिव के अंदर परसेंटेज एक्सप्रेस करते हैं वो करते हैं टोटल एसेट्स के कंटेक्स्ट में। तो थर्ड का हमारे पास आंसर होगा डी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। विच एनालिसिस इज कंसीडर्ड एज डायनामिक। अच्छा, दो तरह के एनालिसिस होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस और एक होता है हमारे पास वर्टिकल एनालिसिस। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस वो होता है जिसमें हम मल्टीपल ईयर्स को हम क्या करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं। मल्टीपल ईयर्स का मतलब आप समझिए, जैसे मेरे पास 4 साल दिए हैं या 5 साल दिए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 और मुझे इन पांचों साल की लेट से सेल्स दी हुई है। इस साल की सेल्स है 100, लेट से इस साल की सेल है 120, फिर 180, फिर 160, फिर मान लो लेट से 240। तो अगर हम इस तरह का एनालिसिस कर रहे हैं मल्टीपल ईयर्स का तो उसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, और हॉरिजॉन्टल एनालिसिस को बोला जाता है डायनामिक एनालिसिस। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस को हम बोलते हैं डायनामिक एनालिसिस, जिसमें हम मल्टीपल ईयर को एनालाइज करते हैं। तो हमारे पास फोर्थ का आंसर होना चाहिए। डायनामिक का मतलब होता है हमारे पास हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। तो फोर्थ का आंसर होगा हमारे पास ए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। विच एनालिसिस इज कंसीडर्ड एज स्टैटिक। स्टैटिक एनालिसिस का मतलब होता है वर्टिकल एनालिसिस। स्टैटिक एनालिसिस को हम वर्टिकल एनालिसिस भी कहते हैं, जिसमें हम एक ही साल का हम एनालिसिस करते हैं, एक ही ईयर का, 1 ईयर का। जैसे 2021 है तो 2021 का एनालिसिस करेंगे, 2020 है तो एक ही साल का एनालिसिस करेंगे, उसे बोलते हैं स्टैटिक। तो स्टैटिक एनालिसिस का मतलब होता है वर्टिकल एनालिसिस। फिफ्थ का आंसर होना चाहिए हमारे पास बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्रेडिटर्स और सप्लायर आर इंटरेस्टेड टू नो। क्रेडिटर्स और सप्लायर किस चीज में इंटरेस्टेड होते हैं? ये आपकी लिक्विडिटी में इंटरेस्टेड होते हैं। तो आइए देखते हैं करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। क्या ये आपकी प्रॉफिटेबिलिटी में इंटरेस्ट होते हैं? इनको प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है। प्रॉफिट ऑफ द फर्म इन रिलेशन टू इन्वेस्टमेंट, इसमें भी इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। शॉर्ट टर्म और लिक्विडिटी ऑफ द कंसर्न, यस, इसमें इंटरेस्टेड होते हैं। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स रिसोर्सेज, इसमें भी इनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता। तो क्रेडिटर्स को मतलब होता है अपने पैसे बस वापस मिल जाए टाइम से। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। कंपैरिजन ऑफ वैल्यू ऑफ वन पीरियड विद दोज ऑफ अनदर पीरियड ऑफ सेम फर्म। जब हम अपना कंपैरिजन अपने आप से करते हैं कई सालों का, जैसे हम देखें कि हमारा 2016 में कितना प्रॉफिट था, 17 में कितना था, 18 में कितना था, 19 में कितना था, 20 में कितना था, हम अपना कंपैरिजन अपने आप से कर रहे हैं। जैसे आप भी कर सकते हैं कि आपके 9th क्लास में कितने मार्क्स थे, 10th में कितने थे, फिर 11th में कितने थे। तो इस तरीके से आप जो अपना कंपैरिजन कर रहे हैं तो इसे बोलते हैं इंट्रा फर्म कंपैरिजन।
लेकिन जब हम अपने आप को अपने कंपटीटर से कंपेयर करते हैं, अपने दोस्तों से कंपेयर करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं इंटर फर्म कंपैरिजन। जब एक कंपनी अपने आप की दूसरी कंपनी से उसी सेम इंडस्ट्री के अंदर कंपेयर करती है तो उसे हम बोलते हैं इंटर फर्म कंपैरिजन। तो यहाँ पर 7th का करेक्ट आंसर होगा हमारे पास ए, क्योंकि हमारे पास हम अपने आप को एक ही पीरियड को दूसरे पीरियड से कंपेयर कर रहे हैं सेम फर्म में। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस? कौन सी लिमिटेशन नहीं है? क्या इट इज अफेक्टेड बाय पर्सनल बायस? ये इसकी लिमिटेशन है। इंटर फर्म कंपैरिजन स्टडी पॉसिबल? लैक ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस, ये इसका है, बिल्कुल लिमिटेशन है। इग्नोर प्राइस लेवल चेंजेस, ये भी इसका लिमिटेशन है। क्या नहीं है? क्या नहीं है? बी नहीं है, इंटर फर्म कंपैरेटिव स्टडी पॉसिबल, ये इसका लिमिटेशन नहीं है, हम बिल्कुल ही कर सकते हैं। इंटर फर्म कंपैरिजन इज पॉसिबल इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिमिटेशन ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? क्या इसकी लिमिटेशन नहीं है? विंडो ड्रेसिंग इसकी लिमिटेशन है, यस बिल्कुल है। प्राइस लेवल चेंजेस इग्नोर, ये भी क्या इसकी लिमिटेशन है? बिल्कुल है। सब्जेक्टिविटी इसकी लिमिटेशन है, यस ये भी है। इंट्रा फर्म कंपैरिजन पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल है, ये इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। तो करेक्ट आंसर होगा 9th का डी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस? कौन सा इसमें से लिमिटेशन है फाइनेंशियल एनालिसिस का? तो सबसे पहला है इट इज अ जस्ट स्टडी ऑफ रिपोर्ट ऑफ द कंपनी। ये हम कंपनी की रिपोर्ट से स्टडी करके हम जो एनालिसिस करते हैं, यस बिल्कुल सही बात है, ये इसकी लिमिटेशन है। इट जजेस एबिलिटी ऑफ फर्म टू रीपे इट्स डेट, ये इसकी लिमिटेशन नहीं है, हम बिल्कुल ये काम कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं कि कितना हमने डेट पे करा है, फर्म डेट पे करने में कैपेबल है या नहीं है। इट आइडेंटिफाई द रीजन फॉर चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन, ये भी इसकी लिमिटेशन नहीं है। इट एज सर्टेन रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, क्या ये इसकी लिमिटेशन है? क्या ये काम फाइनेंशियल एनालिसिस नहीं कर सकता? नहीं, ये भी इसकी लिमिटेशन नहीं है। तो क्या इसकी लिमिटेशन है कि सिर्फ जस्ट हम क्या करते हैं, इस कंपनी की रिपोर्ट से स्टडी करके हम एनालिसिस करते हैं, ये इसकी लिमिटेशन है। आई होप ये एमसी की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप एमसीक्यू के और ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैंने एक एमसीक्यू टेस्ट सीरीज़ का कोर्स बना रखा है जिसमें मोर देन 500 क्वेश्चंस हैं जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं चैप्टर वाइज, और आप अपनी परफॉर्मेंस को भी एनालाइज कर सकते हैं। और ये एमसीक्यू टेस्ट आप अनलिमिटेड टाइम ट्राई कर सकते हैं, आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा, आपको गलतियां तुरंत पता लगेंगी। इस कोर्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पर दे देता हूं, और ये कोर्स बहुत ही ज़्यादा नॉमिनल प्राइस पर है, आप जाके इसे चेकआउट करें। मैं इसका लिंक आपको दे देता हूं। अगर आप एमसीक्यू की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मोर देन 500 क्वेश्चंस आई हैव गिवन चैप्टर वाइज। तो मिलते हैं ऐसी अगली कुछ और वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।